आप जहाँ ये कहते हैं कि एक्सरसाइज की रूटीन हम बना सकते हैं, आप जहाँ ये कहते हैं कि जिम जाने की रूटीन हम बना सकते हैं, वहीं एक रूटीन और बन जाती है और वो है प्रोटीन शेक लेने की। जो भी जिम जा रहा है, ईमानदारी से मुझे कमेंट्स करके बताओ उसमें से कितने लोग हैं जो सप्लीमेंट ले रहे हैं। अच्छा, जो जिम ट्रेनर होता है ना, वो आपको खुद इसके लिए मोटिवेट करता है। फिर क्या होता है, आप 3-4 महीने जिम जाते हैं, 4-5 महीने होते हैं, आपको लगता है यार मेरी बॉडी तो नहीं बन रही है, सामने वाले की बन रही है। फिर वो आपको बताता है कि हाँ, मैं ये सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। फिर उसके चक्कर में मुझे लगता है महंगे महंगे डब्बे बिकने शुरू होते हैं। तो जिम जाना, एक्सरसाइज की रूटीन बनाना एक बात, और प्रोटीन शेक और सप्लीमेंट की आदत पड़ जाना दूसरी बात। आप बताएंगे कितना सही है? शालिनी, आपको पता है जब भी मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ बोलता हूँ तो नीचे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है, ये है, वो है। हाँ। क्योंकि माइंडसेट है लोगों का, वो प्रोटीन सप्लीमेंट छोड़ना नहीं चाहते। उनको क्या लगता है कि अब मैं जिम जा रहा हूँ ना, तो मैं प्रोटीन सप्लीमेंट लूंगा तो मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा होगा। अब वो माइंडसेट ही ऐसा बन गया है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ आसपास लोगों को। जबकि क्या होता है कि प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, हम किडनी के बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, और उसमें से एक ऐसा नंबर ऑफ पेशेंट्स आ गए हैं जो यंग पेशेंट्स हैं। उन यंग पेशेंट्स में जब हमने अंदर जाके देखा कि क्या उनका एक्चुअल रीजंस आ रहा है, उसमें से एक मेजर पार्ट ये भी निकला कि बहुत सारे बच्चे जिम गए, उन्होंने जाने अनजाने में उन प्रोटीन्स का सेवन एक्स्ट्रा कर लिया, या उन प्रोटीन में कुछ ऐसा था, स्टीरॉयड था। सभी में मैं नहीं कहता कि स्टीरॉयड होता है, लेकिन कई बार अगर वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते ही बॉडी बन रही है तो हो सकता है, देयर आर चांसेस कि उसमें स्टीरॉयड हो। तो वो स्टीरॉयड लेने से उनकी बॉडी बन गई, और वो 19 साल, 22 साल, 25 साल के बच्चे की कई बार देखा मैंने कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रही होती, क्योंकि वो स्टीरॉयड लेने से उसकी बॉडी तो बन गई, लेकिन वो सारा वॉश आउट तो किडनी ने करना है ना। तो वहाँ पे किडनी के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, किडनी फेल भी हो जाती है इस कारण से। दूसरा यह है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, अब मेरे से बहुत से लोग कहते हैं वेजिटेरियंस कैसे करें, क्या डाइट ले, क्या प्रोटीन ले। तो आप जो दाल खा रहे हो ना, उसको बस कुकर के बनाने के बजाय अगर आप मिट्टी के बर्तन में बना लोगे तो उसके प्रोटीन नहीं टूटेंगे। प्रोटीन पहले के ज़माने में हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हाँ। वो भी तो हेल्दी होते थे, वेजिटेरियन डाइट लेते थे, कौन सा सप्लीमेंट ले रहे होते थे। हाँ, ये थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। बिल्कुल ये आ रहे हैं। हाँ। अब हमने क्या करा, हमने जल्दी जल्दी के चक्कर में हर चीज़ प्रेशर कुकर में करनी शुरू कर दी। उसमें एल्यूमिनियम का मेटल लगा हुआ है। हाँ। एल्यूमिनियम के मेटल में क्या होता है, वही मेटल है जो प्लेन में यूज़ हो रहा है, किसी भी प्रेशर को झेल जाता है। अब जो मिट्टी का बर्तन है उसमें 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो मिट्टी में साथ में मिल जाते हैं। तो जब आप खाना बना रहे हो, दाल बना रहे हो और मिट्टी के बर्तन में बना रहे हो दाल को, तो उसका प्रोटीन टूटता नहीं है, प्रोटीन उसका इंटैक्ट रहता है। जब वो दाल सेवन करते हो तो आपका वो प्रोटीन पूरा आपको मिलता है, एज कम्पेयर टू आपने किसी एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाई जहाँ पे प्रोटीन जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है दाल का। इसीलिए प्रोटीन जो है वो कम मिल पाता है वेजिटेरियंस को, क्योंकि हमारे कुकिंग मेथड्स जो है वो काफ़ी चेंज हो गए। तो कुछ चीज़ें हमें अपने बड़े बुजुर्गों से सीखनी है, अपनी दादी नानी से सीखनी है, और जो पहले के लोग कर रहे थे वो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। ये चीज़ अगर फॉलो कर ली तो प्रोटीन आपका दालों से भी पूरा होना शुरू हो जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट से पूरा होना शुरू हो जाएगा। एक सवाल मैं और लूंगी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बनाना मैं अपने व्यूअर्स के बिहाफ पे सोच रही हूँ, शायद वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, बहुत धीमी आंच पे बनता है। मम्मी लोग नहीं मानेंगी ना, वो काम भी करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आपने एल्युमिनियम के कुकर का जिक्र किया, लेकिन हमने स्टील वाले की बात नहीं की। स्टील में यूज कर सकते हैं, लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं उनको यूज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। बट एटलीस्ट एल्यूमिनियम को आप यूज़ मत कीजिए, माइक्रोवेव को आप यूज़ मत कीजिए, एयर फ्रायर को आप यूज़ मत कीजिए। ये एक्सट्रीमली बैड वाली चीज़ें हैं। अब एक मॉडरेटली गुड है, एक वेरी गुड है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कंफर्टेबल है। देखिए, लाइफ टाइम की भी बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो पूरा कर पाना जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट मॉडरेटली गुड चीज़ें ज़रूर कीजिए। अब मैं सर उस टॉपिक पे आती हूँ जिधर आपकी एक्सपर्टीज़ है, स्पेशली किडनी रोग के बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ। पहले तो क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आयुर्वेदा कहता है कि स्वस्थ रहो, बीमार पड़ो ही मत। जब बीमार पड़ोगे तब हम देखेंगे ना कि ठीक है कैसे इलाज करना है। तो मैं बीमार पड़ूँ ही ना, मुझे किडनी रोग हो ही ना, उसके लिए मैं क्या करूँ? उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि ब्लड प्रेशर जिनको है वो ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल रखना है, और जिनको डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ कंट्रोल में रखनी है।
अब ये जो किडनी की प्रॉब्लम है ना, ये एक सेपरेट डिजीज़ नहीं है, दिस इज़ एन बाय प्रोडक्ट ऑफ डायबिटीज़, जहाँ पे डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, हाइपरटेंशन का बाय प्रोडक्ट है हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, यानी कि बीपी बढ़े हुए बीपी ने किडनी को जाके डैमेज कर दिया। कि डायबिटीज़ हुई, पहले आपका HbA1c कम था, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, फिर इंसुलिन स्टार्ट हुआ, इंसुलिन बढ़ा, इंसुलिन के साथ जब आप ले रहे हो तब भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ी और ब्लड ग्लूकोज ने जाके फिर दोबारा किडनी को डैमेज करना शुरू कर दिया। तो ये जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे रीनल फेलियर और किडनी फेलियर डेवलप होता है। तो सबसे पहले आपने अगर बीपी और शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं तो वहीं से चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना। 80% केसेस जो होते हैं किडनी फेलियर के, वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के होते हैं। ये कर लिया तो काफ़ी हद तक हो जाएगा। अब ये भी ऐसा नहीं है कि कई बार आप पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, होता नहीं है, बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा, शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। डाइट में चेंज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में कर सकते हैं, मेडिसिन कर सकते हैं। तो उसी स्टेज पे कंट्रोल कर लें तो सबसे बेस्ट सिचुएशन।